हेलो एवरीडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बुक लेके आया हूँ भारत की अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह की जो पुस्तक है दोस्तों, उस पुस्तक को लेके आया हूँ। उसमें दोस्तों आज हमारा टॉपिक है राजकोषीय नीति के संबंधित अन्य प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो राजकोषीय नीति क्या है, इसके संबंधित। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें। दोस्तों, राजकोषीय नीति भारतीय अर्थव्यवस्था बुक यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है राजकोषीय नीति। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, आज यानी कि राजकोषीय यानी कि या तो दोस्तों राज्य सरकार की या दोस्तों केंद्र सरकार की जो संपत्ति या धन दोस्तों जिस कोष में रखा जाता है वो होता है राजकोषीय। उसे दोस्तों किस प्रकार यूज करें, उसके किस प्रकार काम में लिया जाता है, वो होती है नीति। और दोस्तों जैसे धन विधेयक होता है, यानी कि धन को रखने की स्थिति में दोस्तों धन विधेयक राजकोषीय नीति से पारित किया जाता है। और फिर दोस्तों पता चलता है कि राजकोषीय नीति क्या घाटे में है या मुनाफे में, तो ये होती है राजकोषीय नीति। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजकोषीय नीति के संबंधित संपूर्ण रूप से विस्तार से आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों राजकोषीय नीति में सबसे पहले हम बात करेंगे इनके राजकोषीय नीति के क्या है उद्देश्य और राजकोषीय नीति के क्या है उपकरण। तो दोस्तों उद्देश्य के संबंधित हमारे पास 5 उद्देश्य होते हैं राजकोषीय नीति के। तो देखिए दोस्तों, संसाधन की गतिशीलता, संसाधन है उनकी गतिशीलताओं का संबंध का अध्ययन दोस्तों राजकोषीय नीति के अंतर्गत होता है। सामाजिक न्याय है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक राजकोषीय नीति के अंतर्गत माना जाता है। मूल स्थिति, जो मूल स्थिरता है, मूल्य स्थिरता है दोस्तों, तो मूल्य स्थिरता भी पैसों के मामले में आता है, तो ये भी एक राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। पूर्ण रोजगार का सृजन करना, ये भी दोस्तों पूर्ण रोजगार सृजन भी एक राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन एवं संतुलित विकास करना, भुगतान का संतुलन विकास करना, ये भी दोस्तों राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों राजकोषीय नीति के उपकरण कौन कौन से हैं? कर एवं कराधान, कर एवं कराधान ये है दोस्तों राजकोषीय नीति के उपकरण। दूसरा दोस्तों देखिए सार्वजनिक व्यय, ये भी दोस्तों राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक ऋण, ये भी दोस्तों राजनीतिक जो राजकोषीय नीति है उनके संबंधित आता है। बजटीय नीति, बजट दोस्तों धन विधेयक के तहत पारित किया जाता है, वो भी दोस्तों राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। और निवेश और विनियोग जो भी किया जाता है, उनकी जो नीतियां हैं जैसे जीएसटी, ये सब दोस्तों राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, निवेश एवं विनिवेश की नीतियां। तो इन्हें अब हम इनके जो राजकोषीय नीति के उद्देश्य उपकरण को अब हम विस्तार से आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। हमारा राजकोषीय नीति क्या है? दोस्तों राजकोषीय नीति सरकार की, राजकोषीय नीति सरकार की आर्थिक नीति का एक प्रमुख घटक है। दोस्तों क्या है? आर्थिक नीति का एक घटक है। सरकार की आर्थिक जो नीतियां हैं उनका एक घटक माना जाता है राजकोषीय नीति, जिसके द्वारा दोस्तों आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार सृजन, संसाधनों की गतिशील जैसे लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है राजकोषीय नीति के तहत। यानी कि राजकोषीय नीति के तहत दोस्तों क्या क्या आता है? देखिए आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय करना, मूल्य स्थिरता और दोस्तों पूर्ण रोजगार सृजन करना, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए संसाधनों की गतिशीलता और उनके लक्ष्यों की पूर्ति हासिल करना, ये आता है राजकोषीय नीति के तहत। राजकोषीय नीतियां दोस्तों नीति है वो कर एवं कराधान, सार्वजनिक व्यय, ऋण जैसे उपकरणों की सहायता के लिए अपने लक्ष्यों की
प्राप्ति करती है, यानी कि राजकोषीय नीति है। जैसे कर, जीएसटी है, कराधान जैसे सार्वजनिक व्यय, ऋण जैसे उपकरण होते हैं दोस्तों, उनकी सहायता से उनको लक्ष्य हासिल करना भी राजकोषीय दोस्तों नीति के तहत आता है। इस नीति का निर्माण दोस्तों क्रियान्वित वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के माध्यम से किया जाता है। और राजकोषीय नीति का निर्माण मित्रों किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति का निर्माण और क्रियान्वयन दोस्तों वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के माध्यम से किया जाता है। वित्त मंत्रालय होता है भारत सरकार का, वो दोस्तों अपने बजट के तहत राजकोषीय नीति का निर्माण करता है और उनका क्रियान्वयन भी वित्त मंत्री करता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय में जो मंत्री होता है वही दोस्तों राजकोषीय नीति का निर्माण करता है और क्रियान्वयन भी करता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब देखिए राजकोषीय नीति को वित्त मंत्री वर्ष में एक बार बजट के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अब ये भी ध्यान रख लेना, यानी कि ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजकोषीय नीति कितने वर्षों में एक बार पेश किया जाता है, यानी कि दोस्तों एक वर्ष में एक बार इसे बजट के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि राजकोषीय नीति वर्ष में एक बार किसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? बजट के माध्यम से। कौन करता है? वित्त मंत्री। ठीक है, अब देखिए इस नीति को आय या व्यय की नीति या दोस्तों बजटीय नीति या कराधान नीति के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों राजकोषीय जो नीति है वो दोस्तों आय या व्यय की नीति कह सकते हो उसे, या दोस्तों बजटीय नीति भी कह सकते हो, या इसे कराधान नीति के नाम से भी जाना जा सकता है। ऐसा प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि राजकोषीय नीति इनमें से नहीं है, आय और व्यय नीति, बजटीय नीति, कराधान नीति या विकास नीति, तो इसमें विकास नीति दोस्तों गलत हो सकता है। अब देखिए राजकोषीय नीति राष्ट्र की विकास रणनीति का केंद्र में रहती है, यानी कि राजकोषीय नीति राष्ट्र के विकास की जो दोस्तों रणनीति है उसके केंद्र में मानी जाती है राजकोषीय नीति। अब देखिए एक राष्ट्र के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में दोस्तों राजकोषीय नीति का प्रमुख योगदान रहता है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एक राष्ट्र के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मुख्य रूप से प्रमुख रूप से किसका योगदान होता है? राजकोषीय नीति का। राजकोषीय नीति का योगदान क्या होता है? एक राष्ट्र के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में दोस्तों प्रमुख योगदान राजकोषीय नीति का होता है। ठीक है, अब देखिए अब जानते हैं राजकोषीय नीति है उसके क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्य के संबंधित। तो दोस्तों संसाधनों की गतिशीलता इसका पहला उद्देश्य है, यानी कि सरकार अपनी नीतियों के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बीच में संतुलन को बनाने का प्रयास करते हुए अपने सभी संसाधनों में गतिशीलता लाने का प्रयास करती है। यानी कि दोस्तों संसाधनों की गतिशीलता का ये मतलब है कि सरकार अपनी दोस्तों नीतियों के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र हुआ या दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र हुआ या हुआ तृतीयक क्षेत्र, इन दोस्तों तीनों क्षेत्रों के बीच में संतुलन व्यवस्था दोस्तों बनाए रखने का जो प्रयास सरकार करती है वो माना जाता है संसाधनों की गतिशीलता। और अपने सभी संसाधनों में गतिशीलता लाने का प्रयास दोस्तों कौन करता है? राजकोषीय नीति के तहत वित्त मंत्री करता है, जो क्या करता है? अपने सभी संसाधनों में गतिशीलता लाने का प्रयास करता है। अब दूसरा उद्देश्य है सामाजिक न्याय के संबंधित। तो दोस्तों राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार कर नीति को लागू करती है। सरकार किसके द्वारा लागू करती है दोस्तों? राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार द्वारा दोस्तों नीति लागू की जाती है। यानी कि सरकार का जो कर नीति है वो दोस्तों राजकोषीय नीति के द्वारा लागू की जाती है। ठीक है, जिसके अनुसार उस वर्ग से अधिक कर गरीब एवं निम्न वर्ग के लोगों से कम एवं कोई कर नहीं लिया जाता है। यानी कि दोस्तों
राजकोषीय नीति के अनुसार उस वर्ग से अधिक कर और गरीब और निम्न वर्ग के लोगों से कम अथवा कोई कर नहीं लिया जाता है। ये होता है सामाजिक न्याय के अनुसार राजकोषीय नीति की कर नीति। और इसमें जिससे दोस्तों समाज में सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके, समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार मिल सके, उन्हें समान न्याय मिल सके। इसलिए दोस्तों ये सुनिश्चित कौन करता है? दोस्तों राजकोषीय नीति के तहत सरकार करती है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए समाज में। अगला देखिए मूल्य स्थिरता। मूल्य स्थिरता क्या है दोस्तों? अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखना मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, परंतु मूल्य स्थिरता को बनाए रखना राजकोषीय नीति का भी उद्देश्य है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम रखा जा सके। यानी कि दोस्तों राजकोषीय नीति है उसमें मूल्य स्थिरता का किस प्रकार योगदान है, यानी कि अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाने के लिए दोस्तों मौद्रिक नीति को अपनाया जाता है, इसके अंतर्गत रखा जाता है राजकोषीय नीति को। परंतु ये भी ध्यान रख लेना कि मूल्य स्थिरता को बनाए रखने के लिए दोस्तों राजकोषीय नीति का उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों क्या होता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम रखा जा सके, मुद्रास्फीति है उसे कम रखा जा सके। राजकोषीय जो नीति को देखते हुए दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकरण को सामान्य रखा जा सके या कम रखा जा सके। अब अगला पॉइंट है दोस्तों पूर्ण रोजगार सर्जन। पूर्ण रोजगार सर्जन किस प्रकार राजकोषीय नीति रखता है? तो दोस्तों अपने सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं राष्ट्रों की बेरोजगारी दर को कम से कम रखना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। अब देखिए दोस्तों राजकोषीय नीति के तहत पूर्ण रोजगार सृजन कैसे करवाते हैं, यानी कि भारत में देख लेते हैं तो सभी नागरिक हैं उन्हें दोस्तों रोजगार उपलब्ध करवाना ये दोस्तों राजकोषीय नीति के तहत होता है, जिससे देखिए राष्ट्र की बेरोजगारी दर को कम से कम रखना और साथ ही इसका प्रमुख यानी बेरोजगार है उनकी दोस्तों स्थिति कम से कम उनकी दर रखना और उन्हें रोजगार सृजन उपलब्ध कराना। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ये चलाया था, तो ये दोस्तों राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार अपनी राजकोषीय नीति बनाते हुए रोजगार सृजन को ध्यान में रखती है और इसकी दोस्तों राजकोषीय नीति का उद्देश्य है उनकी दोस्तों उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या करती है, अपनी राजकोषीय जो नीति है उसे बनाने के लिए सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना ये दोस्तों सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत अपने ध्यान में रखती है। केवल मुनाफे को ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण के लिए मनरेगा योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रामीण एक्ट 2005 मनरेगा का पूरा नाम देखिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड एक्ट 2005 मनरेगा का पूरा नाम है, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो ग्रामीण विकास योजना है जिसके तहत दोस्तों रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। ये दोस्तों 2005 में शुरू की गई थी। ये यानी विकासीय दोस्तों राजकोषीय नीति के तहत पूर्ण रोजगार सृजन अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत ये दोस्तों 2005 का जो मनरेगा कार्यक्रम भी इसके तहत चलाया गया है। अब पांचवा है भुगतान संतुलन या दोस्तों संतुलित विकास, यानी कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत भुगतान संतुलन एवं संतुलित विकास किस प्रकार करते हैं। राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार अपने राष्ट्र के
आयात और निर्यात में भुगतान संतुलित को बनाए रखती है, जिससे राष्ट्र को संतुलित विकास संभव हो सके। यानी कि मित्रों, राजकोषीय नीति के द्वारा जब सरकार है ना अपनी राष्ट्र की जिसमें आयात और निर्यात का भुगतान करती है, उसको संतुलित बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है, संतुलित विकास के लिए दोस्तों राजकोषीय नीति का उपयोग करती है, जिसके अंतर्गत भुगतान संतुलित एवं संतुलित विकास का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के अंतर्गत अब देख लेते हैं दोस्तों राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है। राजकोषीय जो नीति है इनके प्रमुख उपकरण, तो पहला इनका उपकरण है कर एवं कराधान। कर एवं कराधान क्या है दोस्तों, कर ही दोस्तों राष्ट्र की आय का मुख्य स्रोत है। राष्ट्र की आय का मुख्य स्रोत क्या है, कर। ठीक है, ये दोस्तों राजकोषीय नीति के अंतर्गत होता है, इनका ये उपकरण है। कर एवं कराधान नीति के द्वारा एक प्रकार से सरकार राष्ट्र को आय को निर्धारित करती है। यानी कि दोस्तों राष्ट्र में सरकार की आय होती है, राष्ट्र की आय, उसको निर्धारण कौन करता है, राजकोषीय नीति के तहत कर एवं कराधान योजना के तहत होती है। क्योंकि भारत में दोस्तों 18% के लगभग 50% से अधिक दोस्तों कर एवं कराधान नीति के अंतर्गत बजट का पैसा आता है। कर और कराधान जीएसटी के अंतर्गत पैसा आता है। अब देखिए, करों को निर्धारित करने के लिए सामाजिक न्याय एवं संतुलित विकास जैसे उद्देश्यों की पूर्ति करता है, और कर से दोस्तों निर्धारित होता है सामाजिक न्याय एवं जो संतुलन का विकास होता है, उनकी उद्देश्य की पूर्ति सरकार कर के दौरान करती है। यानी कि भारत में पैसा कहां से आता है दोस्तों, भारत में पैसा लोन के रूप में विदेशों से आता है, और उसे भरने के लिए जब कर से और बाकी के जो आय से पैसा आता है उनसे वापस टैक्स यानी कि जो दोस्तों ब्याज होता है, उस ब्याज को लेकर सरकार वापस विदेश में पैसा भरती है। यानी कि सबसे अधिक पैसा कहां चला जाता है, जब विदेश से पैसा लाते हैं उन पर जो टैक्स या ब्याज लग जाता है, उन्हें भरने में दोस्तों सरकारें बर्बाद हो जाती हैं, और सबसे अधिक पैसा विदेशों में ब्याज के रूप में ही जाता है। और कर और कराधान नीति के दौरान ही भारत की दोस्तों नींव टिकी हुई है। अगर कर और कराधान की नीति आज ही खत्म कर दी जाए ना, तो भारत में दोस्तों पैसे जो है राजकोषीय नीति के तहत जो राजकोष है भारत का, वो दोस्तों खाली हो सकता है। कर और कराधान के तहत दोस्तों लगभग 50% से भी अधिक पैसा कर और कराधान से आता है। अब देखिए, सार्वजनिक व्यय यानी कि सरकार सार्वजनिक व्यय की घोषणा करके आने वाले साल के लिए अपने खर्चों का एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करती है, जिससे ये दोस्तों पता चलता है कि सरकार किस क्षेत्र में कितना व्यय करने वाली है। यानी कि दोस्तों सार्वजनिक व्यय यानी इसमें दोस्तों जो सार्वजनिक व्यय के तहत सरकार निर्धारित करती है कि दोस्तों किस क्षेत्र में कितना बजट पेश करना है। ये दोस्तों इसके उद्देश्य में सार्वजनिक व्यय को देखने के बाद ही सरकार अपना बजट पेश करती है। अब देखिए दोस्तों, सार्वजनिक ऋण विनियोग नीति के तहत दोस्तों सार्वजनिक ऋण यानी सरकार सदा ही मुनाफे में नहीं रहती दोस्तों, जबकि कुल व्यय और कुल आय से अधिक होता है। इस स्थिति में घाटे का वित्त पोषण करने के लिए सार्वजनिक ऋण लिया जाता है। सरकारें सार्वजनिक ऋण दो प्रकार के प्राप्त होता है। पहला आंतरिक जो राष्ट्र के लोगों से ही ब्रांड के माध्यम से लिया जाता है, एवं बाहरी ऋण जो कि अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा लिया जाता है। यानी कि सार्वजनिक ऋण लिया जाता है क्योंकि कभी कभी सरकार घाटे में चली जाती है, तो दोस्तों सार्वजनिक ऋण लेकर वो वापस घाटे को उबारने की कोशिश करती है। तो ऋण दोस्तों दो प्रकार से भारत में लिए जाते हैं। एक तो ऋण दोस्तों सरकार क्या करती है, पहला ऋण तो मान लीजिए आंतरिक, जो कि राष्ट्र के अंदर कोई ब्रांडेड लोग है जिसके पास अधिक पैसा है, उससे दोस्तों ब्याज के रूप में पैसे ले सकती है सरकार। और दूसरा माध्यम है दोस्तों अब देश के बाहर अन्य देशों से पैसा ले सकती है, या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिनसे दोस्तों ऋण के रूप में सरकार पैसा ले सकती है।
अब दोस्तों अगला है निवेश एवं विनियोग निवेश नीति। दोस्तों नए रोजगार सृजन एवं अपनी आय को दोस्तों बढ़ाने के लिए सरकार राजकोषीय नीति में आने वाले वर्ष के लिए निवेश या विनिवेश को बताकर ये दोस्तों स्पष्ट करती है कि इस क्षेत्र में कितना निवेश एवं किस क्षेत्र में विनियोग किया जाएगा। यानी कि भारत के संदर्भ में राजकोषीय नीति होती है वो अपनी व्यापकता एवं प्रभावशीलता के कारण विकास रणनीति केंद्र में अवश्य है, परंतु इसके कुछ सीमाएं पे होती हैं। आइए संक्षिप्त में सीमाओं पर एक नजर डाल देते हैं। यानी कि दोस्तों विनियोग जो दोस्तों राजकोषीय नीति होती है, यानी कि राजकोषीय नीति में यहाँ पर निवेश और विनिवेश की क्या उद्देश्य होते हैं। यानी कि सरकार के पास जितना बजट होता है उस बजट के अनुरूप सरकार किस राज्य किस क्षेत्र में कितना पैसा काम के रूप में लगाने वाली है। दोस्तों ये दोस्तों ऋण को यानी कि बजट को देखने के बाद उस क्षेत्र में कितने पैसे लगाने हैं ये राजकोषीय नीति के अंतर्गत होती है। अब इनकी कुछ सीमाएं भी होती है, तो इनकी दोस्तों क्या है राजकोषीय नीति की सीमाएं। यानी कि नीति की आवश्यकता उनके लागू होने एवं उसके प्रभावी होने में काफी समय लग जाना। यानी कि दोस्तों राजकोषीय नीति की आवश्यकता तो पड़ जाती है, फिर दोस्तों उन्हें लागू होने उन्हें प्रभावी होने में काफी समय लग सकता है। सरकारों के लोक लुभावन और कार्यक्रम एवं योजनाओं के कारण व्यय में वृद्धि होती है, जबकि राजकोषीय नीति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि दोस्तों सरकार लोगों को लुभाती है अपने वोट के लिए, और उनमें दोस्तों धीरे धीरे अगर राजकोषीय नीति का व्यय करेंगे तो उस पर दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि दोस्तों उनके अनुरूप प्रभाव पड़ता है। यानी सरकार के लोग लुभावने की कार्यक्रम करते हैं, उनके द्वारा कुछ योजनाओं का पर फिर दोस्तों उसकी वृद्धि के लिए व्यय किया जाता है, तो वो दोस्तों राजकोषीय नीति पर प्रतिकूल प्रभाव माना जाता है। अब देखिए राजकोषीय नीति से न तो ब्याज दर प्रभावित होती है न ही उपभोक्ता का व्यवहार। अंत राजकोषीय नीति बहुत सीमित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर राजकोषीय नीति है, इनमें ध्यान रख लेना कि न तो दोस्तों राजकोषीय नीति में ब्याज दर प्रभावित होती है और न ही दोस्तों उसके उपभोक्ता होते हैं उन पर कोई व्यवहार या प्रभाव न पड़ता है। ठीक है, यानी कि ब्याज दर होती है उस पर वो तो प्रभावित नहीं होती। ठीक है, इसके साथ साथ ही ध्यान रख लेना उपभोक्ता का व्यवहार है वो भी प्रभावित नहीं होती है, सिर्फ प्रभावित होता है राजकीय नीति बहुत सीमित मानी जाती है। यानी कि राजकोषीय नीति है वो एक सीमित है। राजकोषीय नीति में अधिक विस्तारवादी रुख से सरकार निजी क्षेत्र को दुष्प्रभावित कर सकती है। यानी कि दोस्तों राजकोषीय नीति में अधिक विस्तारवादी रुख को देखते हुए सरकार दोस्तों निजी क्षेत्र में दुष्प्रभावित क्षेत्रों में अपने कार्य कर सकती है। अंततः दोस्तों राजकोषीय नीति का कार्यान्वयन प्रशासनिक तंत्र की कुशलता पर ही निर्भर रहता है। यानी कि ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है, राजकोषीय नीति सरकार का क्रियान्वयन कार्य होता है तो प्रशासन तंत्र क्या करेगा, उसकी कुशलता होगी, जितनी अपने काम करने की ताकत होगी उसी पर ही राजकोषीय नीति है। और राजकोषीय नीति का जो बजट है वो दोस्तों सरकार के प्रशासनिक तंत्र पर ही लागू होता है, क्योंकि सरकार जितना काम करेगी उतना ही बजट पेश होगा, ज्यादा तो नहीं होने वाला है ना। इसलिए दोस्तों राजकोषीय नीति या क्रियान्वयन प्रशासनिक तंत्र की कुशलता पर ही निर्भर रहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। राजकोषीय नीति आज हमारे इस वीडियो में मैंने आपको आसानी से समझाई है, जो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था बुक से। अब दूसरा अगला हमारा नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों राजकोषीय नीति के संबंधित, राजकोषीय नीति तो ये थी, अब अगला अध्याय हमारा मौद्रिक नीति के संबंधित। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है। भारत की दोस्तों अर्थव्यवस्था बुक रमेश सिंह की और अन्य सभी बुकों को मिलाकर मैंने बेस्ट नोट जो दोस्तों
नोट्स मैंने तैयार किए हैं। तो इन नोट्स को दोस्तों एक एक बार मेरे संपूर्ण नोट्स के दोस्तों अर्थव्यवस्था के वीडियो देख लेंगे तो आप यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक यानी कि कोई भी एग्जाम देंगे उनमें से इन अध्यायों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यानी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजकोषीय नीति को आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई अध्याय या कोई पॉइंट पीछे रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अनलाइक ना करें। अगर आप में कोई तकलीफ या परेशानी होती है तो आप वीडियो को अनलाइक कर देते हो, अनलाइक ना करें, वीडियो को लाइक रखें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपका सहयोग करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। और दोस्तों हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में थोड़ा सहयोग करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को लेकर तुरंत हाजिर होता हूं मौद्रिक नीति के संबंधित। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।